अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कार सरकार में मैं हूं डॉक्टर सईद इलाही और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं नईम मुस्तफ़ा साहब एक मारूफ सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, एडिटर हैं और शोबा सहाफ़त के उस्ताद भी हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, मुझे आपसे नईम साहब सिर्फ ये पूछना है कि अब इलेक्शन हो चुके, हुकूमतें बन चुकी, सब सूबों में अपनी अपनी हुकूमतें कायम हो गई, वफाकी वजारत भी आ गई, सूबाई वजारतें भी आ गई और कल आपने देखा कि नए जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्हें कल मुल्क की नेशनलिटी भी मिल गई और वो एक मारूफ बैंकर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल इकॉनमी के माहिर हैं और अरसा दराज से नीदरलैंड्स में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहाइश पजीर थे। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में ये नई जो हुकूमतें आई हैं, इनके आने से हमारे मुआशी हालात में बेहतरी का इम्कान है, और है तो वो कैसे होगा और नए लोग इस तमाम चैलेंज से ओहदा बरा हो सकेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी ही है। अगर मईशत को हम दुरुस्त कर लेंगे तो पाकिस्तान के हर पहलू से हर सिमत दुरुस्त हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़ी खुशाइन बात यह है कि मोहम्मद औरंगजेब जैसे माहिर मईशत जो हैं, जो आलमगीर शोहरत के हामिल हैं, उनको पाकिस्तान में वफाकी वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। ये दूसरी बड़ी अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत साजी का जो अमल है वफाक में और सूबों में, और अब सेनेट के नए इलेक्शन का भी, वो भी बड़े खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया है और हो रहा है। अब असल में हमारे साथ जो ममालिक अटैच थे या जिनसे हमें उम्मीद है कि जी वो हमारी मुआशी इमदाद करेंगे, हमें मईशत के हल में कोई बेहतरी की राह दिखाएंगे, कुछ सबील पैदा करेंगे, तो वो ममालिक बिल्कुल फ्रंट स्टेप पे आ गए हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है। देखिए, शरीफ खानदान को एक बड़ा एज हासिल है। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हुकूमतें बनी हैं, वफाकी हुकूमत बिलखुसूस, उनको ये एज हासिल है कि उनके ज़ाती और कारोबारी मरासिम है बहुत से ममालिक के साथ। अब कतर ने, सऊदी अरब ने, इवन चाइना ने, इन ममालिक ने जो जो यकीन दहानी हमें कराई हैं, और अब IMF का जो जायजा मिशन आ रहा है, ये सारे के सारे जो है ये जस्ट बिकॉज ऑफ शरीफ फैमिली। जब शरीफ फैमिली को अच्छे अंदाज से वो लुक आफ्टर करेंगे, और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि जो औरंगजेब जैसे वफाकी वजीर खजाना और अच्छा सूबाई वजारतें जो मिली है ना खजाना की इन 2-3 सूबों में, वो भी बड़ी अच्छी हैं। जो प्रोपोजल्स आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, नाम उनके वो बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग लाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ये मुआशी चैलेंजेस हैं, इनसे ओहदा बरा हो जाएंगे। लेकिन असल में हुकूमत जब बनी है ना, तो आपको हालात का पता है कि उसी वक्त ही थोड़ा सा नशेबो फराज से हम गुजरे और उतार चढ़ाव इतना था। नईम साहब, मैं आपसे नशेबो फराज की बात भी करूँगा। देखिए, आप जानते हैं कि गुज़श्ता 30-35 बरस में जब भी नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को एक संभाला दिया, लेकिन बदकिस्मती से जब हुकूमत स्टेबल हुई, हालात बेहतर हुए, माशी हालत बेहतर हुई, तो उन्हें निकाल बाहर किया गया। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनते तो जो हमें रिस्पॉन्स मिली है इससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स हमें दोस्त ममालिक से मिल जाती। आपकी क्या राय है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता मियां नवाज शरीफ साहब अगर ईवान वजीर आजम में होते, लेकिन अब भी उनकी सरपरस्ती जो है, मैंने जुमला यही कहा है कि ये सरपरस्ती उन्हीं की है और ये उन्हीं की हुकूमत गर्दानी जा रही है। मियां शहबाज शरीफ जो है ना, वो मियां नवाज शरीफ के नॉमिनी के तौर पे काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तक जो जिन शरीफ खानदानों को, इनके इन फैमिली के किसी मेंबर को भी वो जो दूसरे ममालिक में उनके मरासिम हैं, उसका फायदा जरूर पहुंचेगा। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जनाब अनरेस्ट है और खत लिख दिया गया है, फलां कर दिया गया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इन खतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो IMF है वो एक आलमी इदारा है, वो मुल्क से डील करता है, अफराद से डील नहीं करता। नहीं, उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया, ताल्लुक नहीं, सियासी ताल्लुक है खत का। उन्होंने इनकार भी कर दिया। हाँ जी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इस खत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जवाब भी दे दिया। फौरी उसको मुस्तरद, दूसरे माने में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ। अच्छा, एक और बात है। देखें, हम अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो
اور یہ جو معیشت ہے یہ ہچکولے کھانے کی بجائے کسی استحکام کی سٹیج پہ آ جائے، تو اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہماری باقی سیاسی جماعتیں جو اقتدار سے باہر ہیں، دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری نے اور خود میاں نواز شریف صاحب نے مشاورت اور مصالحت کی بات کی. اگر یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آ جائیں تو پاکستان اس وقت اتنا زرخیز ملک ہے، اور جو ہم جغرافیائی جس خطے میں موجود ہیں اس خطے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. سی پیک کے معاملات ہیں اور عالمی منصوبہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو پروگرام 4-5 چل رہے ہیں، اور جو بیرونی امداد کے لیے، بیرونی منصوبہ بندی کے لیے اور ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو ممالک اور تنظیمیں یا بہت بڑے بڑے ادارے جو ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمیں اپنے سیاسی استحکام کے لیے ایک پیج پہ اگر ہم آ جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو. نعیم صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، میرا خیال میں کل اس کا بہت بڑا مظاہرہ ہوا کہ جب گنڈاپور صاحب چیف منسٹر بنے تو ان کا مزاج اور ٹون فرق تھی، لیکن 3 دن میں وہ راہ راست پہ آ گئے، اور جن کو وہ پرائم منسٹر ماننے سے انکار کر رہے تھے ان کے سامنے پیش بھی ہو گئے، اور میرا خیال میں ہتھیار بھی ڈال دیے اور بات آگے بڑھانے کی بات چل رہی ہے. دیکھیں یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالے، لیکن ایک بات سمجھیں، انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایکٹ کیا ہے، بطور مرکزی رہنما، سیاسی رہنما، صوبائی رہنما پی ٹی آئی ایکٹ نہیں کیا. اور یہی خوش آئند بات ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے استحقاق کی بات بھی کریں، اپنے حقوق کی بات بھی کریں، اپنے مطالبات بھی منوائیں، لیکن سیاسی رخنہ اندازی جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ ہے. 3 دن کے اندر ان کی ٹون آسمان سے زمین پہ بھی آ گئی، اور کہاں وہ پرائم منسٹر ماننے سے انکاری تھے وہاں حاضر بھی ہو گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف مائل ہیں، اور انہیں بھی اس بات کا شعور ہے اور اس بات کا وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو چلانے کے لیے وفاقی حکومت کے بغیر وہ اپنے معاملات آگے نہیں بڑھا سکیں گے. صرف ڈاکٹر صاحب ٹون ہی بہتر نہیں ہوئی ہے، فائن ٹیون بھی ہو گئی ہے. جی میرا خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جن کی ٹیوننگ آؤٹ ہوئی ہو ان کی فائن ٹیوننگ بہت ضروری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ایک تھوڑا سا ایسا طبقہ جو افہام و تفہیم چاہتا ہے پی ٹی آئی میں، وہ بھی سرگرم عمل ہے، کیونکہ کافی بڑے بڑے لائرز بھی اس وقت اہم عہدوں پر فائز ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بھی بات کو کسی مثبت طرف چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں آج ایک اور اچھی بات ہوئی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سیکرٹری جنرل تھے ان کی جماعت کے، عبدالغفور حیدری صاحب، ان سے جو کل پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی وہ بڑی سودمند ثابت ہوئی ہے، بہت سودمند ثابت ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم وی آر جسٹ گوئنگ ٹوورڈ بیٹرمنٹ. میرا خیال میں نعیم صاحب یہ مجھے اپنی رائے یہ ہے کہ جے یو آئی بھی حکومت کا حصہ بن جائے گی، اور بالآخر زرداری صاحب بھی چند دنوں بعد جو مختلف وزارتیں ہیں یا عہدے ہیں وہ بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک براڈ بیسڈ وسیع بنیاد حکومت بنی ہے، اور اسی سے پاکستان کی بہتری متوقع ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سارے عمل کو سپورٹ بھی کریں، اور تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کر اس ملک کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے اس معاملات میں. جتنے معاملات ہیں ان میں میڈیا کا رول بڑا پازیٹیو ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے نا، مجھے اس سے بہت گلا ہے. سوشل میڈیا بے ہنگم پن کا شکار ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور وہ جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے ہیں. بالکل بے ربط باتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. ہمیں اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. میرا خیال میں اس کے لیے جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے، ایڈوائزری کمیٹیز بن رہی ہیں، اس میں یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا برطانیہ، امریکہ، بھارت اور دیگر جو ممالک ہیں جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر یہ آزادی میسر ہے جو پاکستان میں ہے. اور یہاں پہ جو چلن اور رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور نمبرنگ کے لیے اور ریٹنگ کے لیے ملک دشمن اور اداروں کے دشمن پروگرام جو پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ آزادی کے جو درست معنی ہیں نا ہم وہ لے نہیں پا رہے. ہم آزادی کے بے ربط معنی جو ہے نا اور ابہام والے معنی جو ہے لے رہے ہیں. دیکھیں آزادی جو ہے نا اس پہ بات بڑی اچھی ہونی چاہیے، بلکہ آپ اس پہ خاص پروگرام اسی پہ ایکسکلوسیولی کریں کہ آزادی یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا ان کو آزادی ہے کہ وہ چاقو چھری استعمال کریں پھل کاٹنے کی، سبزی کاٹنے کے لیے، لیکن اگر وہ شوہر کا اور بھائی کا گلا کاٹنا شروع کر دیں. میرے ہاتھ کی آزادی ہے کہ میں اسے قلم سے لکھوں، قلم پکڑ کے اس سے ہاتھ سے.
वो शेव कर लूं, अपना शेव बना लूं अपना, ये मेरे हाथ की आज़ादी। लेकिन नहीं मैं साहब, हम इस पे आज़ादी सहाफ़त पे और सोशल मीडिया के किरदार और कंट्रोल पर एक दोबारा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। नसीर अब्बासी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप ये बताइए कि आप इस्लामाबाद में हैं इस वक्त, वहाँ पे हुकूमतें बन चुकी हैं, वजारतें तश्कील पा चुकी हैं और गवर्नर साहबान का तकर्रुर भी करीब है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन के बाद जो बहुत गहमा गहमी थी, इंतशार था, अफरा तफरी थी, उसमें कुछ ठहराव आ गया है? जी, जब ठहराव की बात करते हैं तो कल जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए, अमीन गड्डापुर साहब, तो उससे ठहराव आया है। जो सनसनीखेजी पिछले आप तकरीबन 10 दिनों से देख रहे थे, उसमें कमी आई है। और इसमें दाद देनी पड़ेगी हमारी जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। जैसे कि अमीन अली गड्डापुर ने कहा है जी कि हम जो बकाया जात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, सबसे पहले प्रायोरिटी वही है। तो पीएम साहब ने भी उसके एक्सेप्ट किया है और कहा है कि आईएमएफ के वफूद के मुलाकात के बाद इंशाल्लाह 19 मार्च से ऑनवर्ड हम इस इशू को भी देखेंगे। इसके अलावा शहाब अली शाह एक एम ब्यूरोक्रेट हैं खैबर पख्तूनख्वा की। जब हम बात करते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के फराइज, ये पिछली जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो उनके नाम के ऊपर जो इस वक्त की कैबिनेट है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की हुकूमत, उनकी ख्वाहिश है कि उनको चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाए। तो एक तो समरी वफाक ने वापस की थी, कहा था जी कि आप जो एसओपीज हैं उनको पूरा करें, यानी 3 नाम भेजें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक नाम भेजा था, लेकिन अब क्योंकि पीएम साहब से मीटिंग हुई है सीएम खैबर पख्तूनख्वा की, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप अपनी पसंद की टीम बना सकते हैं। और हम आपको बताएं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने शहाब अली शाह का नाम भी क्लियर कर दिया है। जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, जो रिपोर्ट, वो भी पॉजिटिव लिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खास करके जो वफाकी हुकूमत है हमारी यहाँ पर, नून लीग की कोलिशन मसलन पीपल्स पार्टी और एमकेएम उनके साथ हैं, उनमें भी ठहराव आएगा। और ये जैसे कि कहा है उस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एहसन इकबाल ने कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत हमारी एक है और रियासत के बचाव के लिए ये लोग रोल अदा करेंगे, दोनों हुकूमतें मिलकर, खैबर पख्तूनख्वा की और खास करके वफाकी हुकूमत। तो तब भी इन माशी बुरहान के साथ साथ जो हमारे टेरर के चैलेंज है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनके सेफ पैसेज अभी भी मौजूद हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वफाक के साथ एक कोलिशन बहुत जरूरी है। और वफाकी हुकूमत ने खास करके जब पीएम ने बात किया, उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल करने के लिए हम अलग से एक कमेटी भी बनाएंगे। तो ठहराव में कमी आ रही है और हमारी भी यही ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आगे चल के लग रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ इकदाम उठाए जाएंगे यहाँ वफाकी हुकूमत। मेरा ख्याल में जो रवैया गंडापुर साहब का कुछ दिन पहले था, उसमें बहुत तब्दीली आई है और मस्बत तब्दीली है। मेरा ख्याल है उनकी कुछ फाइन ट्यूनिंग हो गई है और जो वो बहुत बढ़के मार रहे थे, उन्हें अंदाज़ा हो चुका कि वफाकी हुकूमत के बगैर शायद सूबा चलाना नामुमकिन है। और वफाकी हुकूमत जी बिल्कुल उनके बढ़ के, ठीक है, 26 को आपको पता है कि असासाजात के केस में इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनको तलब किया हुआ है। असासाजात में उन्होंने जो उनके साथे थे वो एक्यूरेट उन्होंने सबमिट नहीं करवाए, तो नाअहली की तलवार भी उनके ऊपर लटक कर रही है। और खास करके जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो उनका कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इस वक्त मौजूद है और उसकी झलक हमें नजर भी आ रही है कि मसलन विद इन 24 आवर वो बागे बागे इस्लामाबाद आए और उन्हीं पीएम जैसे कि हमारे पीएम ने पेशावर का विजिट किया था तो इस्तकबाल के लिए आगे मौजूद नहीं थे, चरसदा गए हैं तो इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। और अब वो इस्लामाबाद में जब मीडिया के पर्सन ने कल उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप जो ये प्रोटोकॉल है, पीएम जब आएंगे शहबाज शरीफ साहब पेशावर का विजिट करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम इस्तकबाल भी करेंगे। हमें जो लग रहा है कि पाकिस्तान को बुरहान से निकालने के लिए आर्मी अभी भी एक रोल बैकग्राउंड के ऊपर अदा कर रही है और खास करके ये जो खिंचाव है वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, इसको कम करने के लिए मिलिट्री की भी सपोर्ट इनको हासिल रहेगी। और उसकी झलक एक हमें नजर आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक विजन था और जो वो मुख्तलिफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो कहा और फिर एक जलसे से भी खिताब किया था जी कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे,
वैसा कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल आपको में नसीर अब्बासी साहब, वैसे तो गंडापुर साहब का जो रवैया है गुज़श्ता चंद बरस में वो नाकाबिले बर्दाश्त था, उनके बयानात, उनकी तकरीरें बड़ी काबिल एतराज़ थीं, लेकिन मेरा ख्याल ये 3-4 दिन में जो फ़ाइन ट्यूनिंग हुई है उससे काफ़ी बेहतरी हुई है और उन्हें समझ आ चुकी है कि हुकूमत चलाने के लिए ये तमाम जो हरबे हैं ये तर्क करने होंगे, अपने आप को बेहतर करना होगा, रवैया बेहतर करना होगा, तभी वो हुकूमत चला सकेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत और अस्करी इदारे और दीगर इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि उसमें कैसे। दूसरा यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत मुख्तलिफ है और उसके लिए एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। जब हम पंजाब की बात करते हैं या सिंध की बात करते हैं, बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो चुकी है और वहां के जो सीएम है वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का पीएम वो रोल अदा नहीं, सीएम वो रोल अदा नहीं कर सकता जो पिछले नहीं, उन्हें अब ये अदा करना होगा नसीर भाई साहब, खान ने अदा किया था। या तो उनको रोल अदा करना होगा या उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं आपको भी दोबारा एक ब्रेक का वक्त आ गया है, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। हमारी गुफ्तगू जारी थी तो ब्रेक का वक्त हो गया। अब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर इस वक्त जब मुल्क के तमाम पार्टीज़ और वसील बुनियाद हुकूमतें कायम हो रही हैं और मुल्क को मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें SIFC है, तो उसमें जो शख्स रुकावट डालेगा वो शायद हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये जो रोल अदा कर रही है पाकिस्तान आर्मी मैशियत को बेहतर करने के लिए और खास करके जो टूरिज्म की प्रमोशन है और खास करके जो सी पैक के ऊपर एक बनने जा रहा है, तकरीबन 150 किलोमीटर के बाद एक आपका हेलीपैड बनेगा, एक आपका अच्छा होटल बनेगा, एक TIC टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनेगा, यानी सी पैक में एक नई रूह फूकी जा रही है। और ये वही विजन था जो मियां नवाज शरीफ का था पिछली दहाई में, वही एग्रीमेंट को रीशेड्यूल किया जा रहा है और उनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ सी पैक फरोख्त पाएगा बल्कि पाकिस्तान में टूरिज्म भी फरोख्त पाएगा। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो 75% जो टूरिस्ट हैं आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनका भी रुख खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ का होता है। तो उसके लिए अमन अमान और एक पेज पर होना और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का वो रोल जो पॉजिटिव रोल उसको अदा करना पड़ेगा, तब भी इनका ये सेटअप कामयाब होगा। अदरवाइज जैसे इमरान खान साहब का एक विजन रहा है कि पीएम रह के भी उनका जो एक रोल रहा है एज ए पीएम का वो निभा नहीं सके, बल्कि उनकी आप स्पीच भी सुनेंगे जहां भी जाते थे एक नेगेटिव एलिमेंट था। अगर वही लाइन अली अमीन गंडापुर ने रखी तो उनकी ना सिर्फ कुर्सी खतरे में होगी बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें उनके लिए भी खतरात मौजूद रहेंगे। अच्छा जी, आप देखें कि गुज़श्ता 30-35 बरस में जब भी मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं तो इक़्तिसादी हालात हमेशा बेहतर हुए हैं। मेरा ख्याल में अब भी क्योंकि उनके बरादर मोहतरम हुकूमत में हैं तो उनकी वजह से मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक, मुख्तलिफ इदारे वो शायद ये समझ रहे हैं कि ये कैपेबिलिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की। तो आपके ख्याल में ये नई हुकूमत के आने से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बैरूनी इमदाद है, दोस्त ममालिक का ताउन है, उसमें यकीनन इजाफा होगा? सर, बैरूनी इमदाद के अलावा एक आसिफ अली जरदारी साहब का भी विजन है। जाहिर है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके भी बैरूनी दुनिया से बहुत ही अच्छे मरासब हैं। ना सिर्फ वो इन्वेस्टर लेके आएंगे बल्कि शहबाज शरीफ साहब का एक अपना विजन है। खास करके आपके जो इस्लामी बरादर ममालिक हैं जैसे तुर्की हो गया, अरब अमारात हो गया, सऊदी अरब हो गया, वो भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपके पास एक जखीरा है ऑयल एंड गैस का, वो है शुमाली वजीरिस्तान। और शुमाली वजीरिस्तान में भी हम तवक्को रख रहे हैं जैसे कि मारीपुर पेट्रोलियम, वहां तकरीबन तीसरे कुएं के ऊपर इस वक्त काम जारी और सारी है। तो ये भी बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ये जो इन्वेस्टर ना सिर्फ फॉरेनर आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने को पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्रीज में शामिल होने को जा रहे हैं। और आप आने वाले वक्तों में देखिएगा कि पाकिस्तान एक जो उसकी पहचान टूरिज्म के साथ साथ जो सी पैक के प्रोजेक्ट हैं उसमें भी तेजी होगी। और ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि मियां साहब का एक अपना विजन है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन उसके लिए यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम की जो फिजा है वो बुलंद हो और उसमें जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो मिलजुल के फेडरल का साथ दें और तब ही हम वो गोल अचीव कर सकेंगे कि अपने मुल्क को इस माशी बुरान से हम निकाल सकें। नसीर साहब देखें, फेडरल गवर्नमेंट में पंजाब में बहुत से ऐसे लोग जो टेक्नोक्रेट्स हैं उन्हें इंडक्ट किया गया है।
کے پی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہاں پہ جو کیبنٹ بنے گی یا بن رہی ہے ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ اس میں ٹیکنوکریٹس اور ایسے سلجھے ہوئے اور دانشمند لوگ موجود ہیں جو اکانومی کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں اور اس کو بہتر کر سکیں؟ سر معذرت کے ساتھ کے پی حکومت میں صرف اور صرف وہی لوگ ابھی تک اس کابینہ کا، صوبائی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی ہے۔ جب ہم ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے ہیں تو ایسا نام ہمیں بیرسٹر سیف کے علاوہ اور کوئی نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ بھی کیونکہ ان کی اچھی خاصی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو صرف ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ینگ فیسز کی کچھ بات کرتے ہیں تو فیصل ترکی کا اضافہ ہوا ہے، وہ ینگسٹ ہیں، صوبائی کابینہ کا حصہ بنے ہیں، اور شہرام ترکی کے چھوٹے بھائی ہیں اور ایجوکیشن کی منسٹری دی گئی ہے۔ جیسے شہرام بھی کے پی میں رہا تھا تو ایجوکیشن میں بے شمار وہ اصلاحات لے کے آیا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن کچھ ینگ فیسز پی ٹی آئی میں شامل ہیں، اس کیبنٹ کا حصہ ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں اور کابینہ کا حصہ بنے۔ چلیں جی، ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ لوگ فہم و فراست سے کام لیں اور اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں اور دانش مندی سے کام کریں، ہماری یہ دعا ہے۔ بہت شکریہ نصیر بازی صاحب، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے سنی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔